नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट ट्यूब पर। यहाँ पर हम बात करेंगे कक्षा 8 के पहले चैप्टर की। यह है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। दोस्तों, ये फसल होती क्या है, पहले तो ये जान लेते हैं। ये फसल होती है, जैसे आपने देखा होगा अपने आसपास में गेहूँ, चावल, मक्का और चना वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये एक साथ इकट्ठी बहुत अच्छी खासी मात्रा में उगाई जाती है खेत के अंदर। इसी को ही फसल कहते हैं। तो इसके बारे में हम कैसे इसको उगाते हैं, कैसे इसको भंडारण करके संभाल के रखते हैं, उसके बारे में इस पूरे पाठ के अंदर हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अब बिना देरी किए हुए है हम पाठ को शुरू करते हैं। ग्रीष्म अवकाश में पहली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। ठीक है, जो गर्मी की छुट्टियाँ थी उनमें पहली बूझो गए अपने चाचा के घर पे। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दरांती, बेलचा, हल इत्यादि। ये सब सामान दोस्तों आप भी अगर गांव में रहते होंगे तो आपने भी देखे होंगे। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। ये सब कहाँ पढ़ा था दोस्तों? ये पढ़ा था हमने कक्षा 7वीं की विज्ञान पुस्तक में। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। खेती बाड़ी के लिए हम विभिन्न कृषि पद्धतियों का यूज़ करते हैं दोस्तों, और ये क्या है इसके बारे में शुरू करते हैं। अब इसमें सबसे पहले यहाँ पर दी हुई है आपके फसल की परिभाषा, तो इसको ध्यान से देख लेते हैं दोस्तों। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। बिल्कुल वही बात अभी मैंने बताई दोस्तों आपको। आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हैं। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। वे इस प्रकार है। पहला है खरीफ की फसल और दूसरा है रबी की फसल। तो अब ये जान लेते हैं खरीफ की फसल और रबी की फसल क्या होती है दोस्तों। खरीफ की फसल वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। मतलब इस मौसम में बोई जाने वाली जितनी भी फसलें हैं, ये जो नाम दिए हुए हैं ये सब क्या है, खरीफ की फसल है। और रबी की फसल शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती है। गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। इनके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती है। आधारिक फसल पद्धतियाँ।
फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। दोस्तों, ये सामयिक अवधि क्या होती है? सामयिक अवधि होती है उस फसल को जितने टाइम में उगाया जाता है। मतलब जैसे 3 या 4-5 महीने का जो टाइम होता है जिसमें उस फसल को लगाया जाता है और उसको निकाला जाता है और इकट्ठा करके रखा जाता है, तब तक का टाइम क्या होता है दोस्तों? सामयिक अवधि। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिसका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ जो आगे दिए गए हैं। सबसे पहला है मिट्टी तैयार करना, दूसरा है बुआई, तीसरा है खाद एवं उर्वरक देना, चौथा है सिंचाई, पांचवा है खरपतवार से सुरक्षा, छठा है कटाई और सातवां है भंडारण। अब हम एक एक करके इन सब को अच्छे से पढ़ लेंगे। सबसे पहला हो गया मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है। अगर मिट्टी पोली होगी तो वहाँ आराम से हवा भी चली जाएगी और उससे क्या होगा? जड़ें भी आराम से श्वसन कर पाएगी, सांस ले पाएगी। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है? पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा हुमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं। पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्मुक्त होते हैं। निर्मुक्त मतलब मिट्टी में छोड़ दिए जाते हैं उनके द्वारा। जैसे वो गल गए, सड़ गए, सब हो गया, पूरे अपघटित हो गए वो, तो उनके जो पोषक पदार्थ है वो मिट्टी में ही रह जाते। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। अब वही पोषक क्या होते हैं? वो पौधों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। ये इम्पोर्टेंट परिभाषा आ गई दोस्तों। मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया क्या होती है? जुताई होती है दोस्तों। आगे देखते हैं। इसे हल चला कर करते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी हो तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। लकड़ी का पाटा देखा हो ऐसा आपने, इस तरीके का चौकोर सा और चौड़ा सा, ठीक है। तो इस पाटे के द्वारा दबाया जाता है जिससे वो जो मिट्टी के ढेले वगैरह होते हैं वो टूटकर समतल हो जाते हैं। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है।
बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। कृषि औजारों को देख लेते हैं। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाते हैं। हल प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं, घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शाफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा हुआ होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। यह हमारे पास हो गया हल। ठीक है दोस्तों, इसमें यहाँ पर एक लकड़ी का पट्टा लगा होता है। ये इस लकड़ी के पट्टे को क्या करते हैं, इन बैलों के ऊपर रख देते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये दो बैल है, इन दो बैलों के ऊपर इस तरीके से रख दिया इसको। एक जोड़ी बैल एक आदमी से सरलता से चला सकता है। एक जोड़ी बैल को एक आदमी आराम से चला सकता है। दोस्तों, आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। अब अगला औजार है हमारा कुदाली। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट होती है। ठीक है, कुदाली ये जैसे हंसियाँ आपने देखा हो, आपके घर में भी पड़ी हो कहीं पे, तो इस तरीके की होती है दोस्तों, इस तरीके की। ये यहाँ पर लकड़ी का हैंडल लगा हुआ है और ये इस तरीके की प्रश्नवाचक चिन्ह के जैसी होती है दोस्तों, इसे कुदाली कहते हैं। इससे क्या करते हैं, खरपतवार को निकालते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखें दोस्तों अपन अगर, तो ये देखो, ये जो डंडा है, ये डंडा क्या है, जोत है ये। ठीक है, और ये जो नीचे जो ज़मीन में धंसने वाला भाग है, ये क्या है, ये है फाल। ठीक है, और इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर ये जो लकड़ी का ये हिस्सा है, ये इतना बड़ा, ये क्या है, ये हल शाफ्ट है लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये कुदाली भी हो गई। अब आ गई कल्टीवेटर की बारी। अब हमारा कल्टीवेटर कैसा होता है, कैसा दिखता है, सब अभी बताएंगे। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। अच्छे बीजों का चयन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खेती के लिए। अब ये पहेली क्या सोच रही है दोस्तों, पहेली सोच रही है, एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उनमें कुछ पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। क्रियाकलाप 1.1। एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भरिए। इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए। कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगे हैं? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी हैं। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं, अतः यह जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने क्या किया था दोस्तों, यहाँ पर अच्छे बीजों को चुना था हमने। कैसे चुना था, पानी में
कुछ बीजों को डाल दिया हमने और कुछ उनको अच्छे से हिला दिया, थोड़ी देर रुके तो जो हल्के बीज थे वो ऊपर आ गए दोस्तों पानी में, और जो सही बीज थे वो पानी में नीचे ही रह गए। तो इससे हमने क्या किया, हमने खराब बीजों को निकाल दिया और सही सही बीज संभाल के रख लिए। जैसे कि परंपरागत औजार, अब यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि परंपरागत औजार क्या होते हैं, कैसे होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो उसके बारे में यहाँ से हम देखेंगे। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरों वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। यहाँ पर ये देखो, ये कीप रही, ठीक है। इस कीप से यहाँ पर इधर तो ये हल जोत रहा है और ये कीप भी कहाँ पर, ज़मीन पर जुड़ी हुई है, ठीक है। इसके साथ ही हल के साथ साथ चल रही है। तो जैसे इसने जोता वैसे ये यहाँ से बीज डाल रहे हैं और वो बीज धरती के अंदर जा रहे हैं, ठीक। अगला औजार क्या है दोस्तों, सीड ड्रिल। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की ही बचत होती है। मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला नर्सरी है। मैंने देखा है कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे गए हैं, इसके बारे में ये पहली कुछ बता रही है। धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौध तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ वनीय पौधे एवं पुष्पी पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे होता क्या है दोस्तों, बीजों के बीच दूरी होने से पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल कर हटा दिया जाता है। खाद और उर्वरक मिलाना। अब खाद और उर्वरक कैसे मिलाए जाते हैं ये देखते हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद व उर्वरक कहते हैं। अब ये बूझो क्या सोच रहा है, मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधे को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमज़ोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं। अब इसके बारे में जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है दोस्तों। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता होगा। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद डालते हैं, ठीक है। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। समझ में आ गया। पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए खेत में खाद देते हैं, उसको क्या कहते हैं, खाद देना, ठीक है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं, ज़रूरत से कम भी नहीं। ज़रूरत के अनुसार खाद देंगे तो पौधे बहुत अच्छे चलेंगे, और ज़रूरत से ज़्यादा दे दी या कम दे दी तो पौधे कमज़ोर हो जाएंगे दोस्तों। खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है।
आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्ट अथवा केचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। ये क्रियाकलाप 1.2 इसके बारे में देखते हैं, इसमें क्या क्या बताया हुआ है। मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें एक ही आकार वाले 3 नवोद्भिद छांट लीजिए। अब 3 गिलास अथवा ऐसे ही पात्र लीजिए। इन पर A, B और C निशान लगाइए। ठीक है। गिलास A में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ा सा गोबर की खाद मिलाइए। गिलास B में समान मात्रा में मिट्टी लेकर इसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए और गिलास C में कुछ मिट्टी लीजिए बिना कुछ मिलाए। अब इनमें क्या कर देंगे, पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए, रोज पानी देते रहिए। अब होगा क्या, 7 से 10 दिनों बाद उनकी वृद्धि को नोट कीजिए। दोस्तों, क्या तीनों गिलासों के पौधों में वृद्धि की गति एक समान है? किस गिलास में पौधों की वृद्धि बेहतर है? किस गिलास के पौधों में वृद्धि सबसे अधिक है? उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न हैं? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इसके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिली है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। ये कहाँ होता है दोस्तों? ये होता है फलीदार लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाता है। कौन? राइजोबियम बैक्टीरिया। और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अब दोस्तों, खाद और उर्वरक में अंतर देख लेते हैं। पहला अंतर है उर्वरक। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है, मतलब किसने बनाया है? इंसान ने बनाया है इसको। ठीक है। और खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। ठीक है। फिर उर्वरक का दूसरा आ गया। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। ठीक है। जबकि खाद का कहाँ होता है दोस्तों? खाद खेतों में बनाई जाती है। ठीक है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं, जबकि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, लेकिन फिर भी ये उर्वरक से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है दोस्तों।
खाद के क्या लाभ है दोस्तों, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है इसमें मिट्टी की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है। जो मिट्टी होती है वो अच्छे से पानी को एब्जॉर्व कर सकती है इसके द्वारा। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। सरंध्र का मतलब है दोस्तों, भुरभुरी मतलब खुली खुली सी हो जाती है, उसके रंध्र खुल जाते हैं। मिट्टी के रंध्र मतलब छेद, है ना। इसके कारण केश विनिमय सरलता से होता है। इससे हवा उसमें आसानी से प्रवेश कर जाती है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। भाई जहाँ पर हवा होगी, आप खुद सोचो, अगर हमें ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाए जहाँ पर हवा ही नहीं है, हम सांस कैसे लेंगे, वहाँ पर जीवित कैसे रहेंगे। वैसे ही इन जीवाणुओं को भी थोड़ी बहुत हवा की आवश्यकता होती है। इसलिए मिट्टी जो है वो सरंध्र होगी, खुली होगी, तो उसमें जीवाणु अच्छे से हवा भी ले पाएंगे। इससे क्या होगा, इससे वो अपना काम अच्छे से कर पाएंगे, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण अच्छे से करेंगे, तो हमारे पौधों में नाइट्रोजन की कमी नहीं आएगी। इस जैविक खाद से क्या होता है दोस्तों, मिट्टी का गठन सुधर जाता है, मिट्टी अच्छी हो जाती है इसके द्वारा। अब चलते हैं दोस्तों, सिंचाई को शुरू करते हैं। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे के वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है। इसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल को पाले एवं गर्म हवाओं से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। इसे याद कर लेना दोस्तों, नोट्स में लिख लेना। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों है? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? अब बूझो क्या सोच रहा है। इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ। पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख और मर गए थे। क्यों मर गए दोस्तों? क्योंकि इसने कम पानी दिया था। सिंचाई के स्रोत, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। यहाँ से पूछा जाता है कि सिंचाई के क्या क्या स्रोत होते हैं, तो उन स्रोतों के नाम बताइए। तो यहाँ दिए हुए हैं आपको, ये सब सिंचाई के स्रोत हैं। कुएँ, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि जल के स्रोत हैं। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब स्रोत है सिंचाई के, जहाँ से सिंचाई के लिए पानी निकाला जाता है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों हमारे सिंचाई के परंपरागत तरीके। अब पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं, उनके भी नाम पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो इससे भी आप ध्यान से देखना दोस्तों। इसमें क्या क्या होता है? कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकाल कर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। मतलब सब जगह अलग अलग तरीक़ों से कुओं, झीलों और नहरों से पानी निकाल कर खेतों तक पहुंचाया जाता है। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सस्ते तो है लेकिन दक्ष कम है। मतलब इनसे जो विभिन्न पारंपरिक तरीके हैं वो निम्न है। कौन कौन से तरीके हैं? मोट यानी कि गिरनी। गिरनी क्या है दोस्तों? ये गिरनी ये रही, ये जो गोल गोल सी दिख रही है दोस्तों इसमें चित्र में, ये होती है गिरनी। इसके द्वारा, ठीक है, चैन पंप द्वारा, ढेकली द्वारा, रहट उत्तोलक यंत्र। चैन पंप क्या होता है? यहाँ पर गिरनी मैंने बता दी आपको, मोट गिरनी। ये जो कुएं में ये जो गोल गोल लग रही है इसको गिरनी कहते हैं। इसकी सहायता से पानी को खींचकर बाहर निकाला जाता है इस बर्तन के द्वारा, और ये ऐसे डाल दिया जाता है ना।
चेन पंप क्या होता है दोस्तों? चेन पंप ये देख लो दोस्तों, ये वाला, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये क्या है दोस्तों? ये है चेन पंप। ठीक है, इसके द्वारा भी सिंचाई का काम किया जाता है। अब अगला नाम क्या है दोस्तों? अगला नाम देख लेते हैं। अगला नाम है रहट उत्प्लोतक तंत्र। रहट क्या होता है दोस्तों? रहट भी देख लो दोस्तों, ये रही रहट। ये जो है आपके, ये है क्या है? रहट है ये, है ना। और उसके बाद में अगला देख लो, उत्प्लोतक तंत्र दिया हुआ है इसमें। ये रहट वो तो हो गई। ढेकली क्या होती है दोस्तों? ये रही ढेकली। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ कैसी है, क्या है, इसके बारे में देखते हैं। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। मितव्ययता से मतलब दोस्तों, मतलब पानी बेकार भी ना हो और हमारी फसल को भी मिल जाए, ऐसा काम हम करते हैं इसके अंदर। छिड़काव तंत्र पहला आ गया इसके अंदर हमारा, छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। जो जमीन सपाट नहीं है, उबड़ खाबड़ है, उसके लिए क्या करते हैं? छिड़काव तंत्र का उपयोग करते हैं। जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है, ऊर्ध्व पाइपों, नलों की ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो यह घूमते हुए नोजल इसे बाहर निकालता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। छिड़काव लोन कॉफ़ी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। मतलब होता क्या है इस चित्र के अंदर? देखिए दोस्तों, ये जो है ना, ये स्प्रिंकलर है। और आपने अब आजकल तो अपने आसपास में कहीं गांव जाते हैं तो रास्ते में हमें दिख भी जाते हैं स्प्रिंकलर। अब आगे दूसरा वाला आता है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र क्या है भाई? इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। यह भी इम्पोर्टेंट परिभाषा है दोस्तों। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है दोस्तों। जहाँ पर जैसे राजस्थान है हमारे, तो इस राजस्थान में पानी की कमी है दोस्तों, तो ऐसी जगह पर ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में इसको ड्रिप तंत्र बोलते हैं। इस विधि के द्वारा पानी की पूर्ति अच्छे से हो भी जाती है और पानी का नुकसान भी नहीं होता। अब इसमें करते क्या है दोस्तों, जैसे ये मोटर लगा हुआ है यहाँ पर चित्र के अंदर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये मोटर लगा हुआ है। इससे ये एक पाइप यहाँ पर जा रहा है और एक ये कुएं के अंदर जा रहा है। एक कुएं से पानी को खींच रहा है और इधर ये यहाँ पर भेज रहा है। और यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर और भी पाइप लगे हुए हैं इस तरीके से लाइन से, जहाँ जहाँ पौधे लगे हुए हैं वहाँ पर पाइप लगे हुए हैं। इन पाइपों में से क्या होता है, बूंद बूंद करके पानी जो है पौधे में पहुँचाया जा रहा है। मतलब फिक्स दूरी पर इनमें छेद है, जहाँ पर पौधा है वहीं पर छेद है और उसी जगह से पानी इसमें से निकल रहा है। खरपतवार से सुरक्षा। अब यहाँ देखते हैं, बूझो और पहेली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। ठीक है, तो अब बूझो क्या सोचता है, क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। ये भी दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा आपके लिए। खरपतवार की ये परिभाषा पूछी जाती है हमेशा। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा
कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है खरपतवार आपको पता है फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। उनके सारे पोषक तत्व, जल, जगह ये सब घेरते हैं। इस वजह से इनको क्या है, हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब खरपतवार के हटाने के तरीकों को क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। यह भी हमने देख लिया। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत में से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है। इन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। यह भी इम्पोर्टेंट परिभाषा है। रसायनों के उपयोग से खरपतवार का नियंत्रण क्या कहलाता है, खरपतवार नाशी कहते हैं। और कौन कौन से, जैसे कि उदाहरण दिए हुए हैं यहाँ पर 2,4-D, यह खरपतवार नाशी का उदाहरण है दोस्तों। पूछ लिया जाए तो बता देना, है ना। खेतों में इसका छिड़काव किया जाता है। इससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। जैसे इस चित्र में देखो दोस्तों, यहाँ पर ये एक व्यक्ति अपने पीछे एक टंकी, बैग जैसी टंकी को लगाए हुए है और इसमें से ये एक नोजल निकला हुआ है जिससे ये छिड़काव कर रहा है। ये खरपतवार नाशी का छिड़काव है ना। अब बूझो क्या सोच रहा है, बूझो सोच रहा है क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है। बिल्कुल सही सोच रहा है दोस्तों बूझो। जैसा पहले बताया गया है, खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पन एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः इन्हें इन रसायनों का उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। जैसे कि नाक से हम सांस ले रहे हैं दोस्तों, तो जो फुहारे उड़ रहे हैं खरपतवार नाशी के, वो हमारे नाक के थ्रू भी जा सकते हैं और हमारा मुंह खुला हो तो मुंह के थ्रू भी जा सकते हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हो सके तो हमें चश्मा भी पहन लेना चाहिए ताकि खरपतवार नाशी की बूंदें हवा के द्वारा हमारी आँखों में न चली जाए। अब आगे देखते हैं दोस्तों कटाई। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद इसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों, दानों को भूसे से अलग करना होता है। इसे थ्रेशिंग कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप होती है। मतलब एक ऐसी मशीन होती है जैसी आपको ये पीली पीली चित्र में दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके द्वारा फसल को ज़मीन में से निकाल भी लेते हैं और ये जो निकली हुई फसल है इसको अंदर कंबाइनर में डालकर और बीजों को अलग कर लिया जाता है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों फटक कर विनोइंग कर सकते हैं। आप इनके विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। कटाई पर्व।
जब फसल की कटाई होती है तो उस समय भी कुछ पर्व हमारे देश में मनाए जाते हैं दोस्तों। तो ये क्या है, 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी कड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या एवं बिहू जुड़े हुए हैं। ये सब अलग अलग जगह मनाए जाते हैं दोस्तों। होली तो जैसे सभी जगह मनाई जाती है और दिवाली भी, लेकिन पोंगल, बैसाखी, नवन्या और बिहू ये विशेष क्षेत्रों में ही मनाए जाते हैं दोस्तों। अब आपको पता है गेहूँ की दांगी तैयार हो जाती है और चने तैयार होते हैं, उस समय पे होली मनाई जाती है और होली में उनको सेक कर खाया भी जाता है। तो ये फसल की कटाई से संबंधित ही है दोस्तों। और दिवाली के समय आपको पता है धान पक जाता है उस समय पे, दिवाली के समय पे, तो उस लक्ष्य में हम दिवाली भी मनाते हैं। आगे देखते हैं भंडारण। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, फसल का भंडारण, कि हमें फसल को रखना कैसे है। हमने पूरी फसल उगा भी ली, उसकी सुरक्षा भी कर ली, उसको काट भी लिया, उसके दाने भी अलग कर लिए। अब उसके बाद में इसका भंडारण किस तरीके से होना चाहिए, इसको देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फसल का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों, बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो इनके खराब होने तथा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों, बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है। जैसे कि आप भी देखते होंगे दोस्तों, अगर आप गांव से हैं, अगर नहीं भी हैं तो गांव जाकर देखना दोस्तों, जब मार्च का टाइम आ जाता है तो गेहूं के दानों को सुखाया जाता है धूप में पहले, जिससे कि नमी जो है वो नमी में कमी आ जाती है। इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडारण गृहों में किया जाता है, जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। क्या करते हैं अपन, जैसे घर पे भंडारित करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उसमें नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किए जाते हैं। जैसे कि ये चीज़ तो घरों में भी की जाती है, सल्फोस की गोलियां होती है वो डाल दी जाती है जो अनाज की कोठियाँ होती हैं उनमें, ताकि इनमें कीड़े ना लगे। वैसे तो ये नीम की पत्तियों से भी कंट्रोल हो जाता है, नीम की पत्तियाँ और कुछ प्याज डाल देते हैं तो भी ये इनमें कीड़े नहीं लगते। जंतुओं से भोजन किस प्रकार बनता है, किस प्रकार प्राप्त होता है, हमें उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। जंतुओं से भोजन, इस सारणी को पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। जब हम बड़े पैमाने पर जंतुओं को पालते हैं,
उनको भोजन देते हैं, उनको आवास और देखभाल देते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसे पशुपालन कहते हैं दोस्तों। अब ये पहेली कुछ सोच रही है, पहेली क्या सोच रही है? मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कोड लीवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। अच्छा, तो ये सोचा है इसने। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में हमारा ये पूरा पार्ट ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब आने वाले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। इसके साथ ही राधे राधे।